Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we'll be learning all the concepts of your economics and business studies with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम में चाहे कैसे ही क्वेश्चन आ जाए, चाहे कैसी केस स्टडी आ जाए, आप हर एक क्वेश्चन, हर एक केस स्टडी को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ एंड वी अल्टीमेटली अचीव आवर टारगेट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर बिजनेस स्टडीज़। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 5, ऑर्गेनाइजिंग। बेटा मैंने आप लोगों को हमारी फर्स्ट या सेकंड क्लास में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जब पढ़ाया था, उसमें मैंने बेसिक आपको ओवरव्यू दिया था हर एक चैप्टर का, प्लानिंग का भी, ऑर्गेनाइजिंग का भी, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का, सबका। लेकिन क्योंकि आज कई बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम हमारी क्लास देख रहे होंगे, तो हम फिर से एक बार शुरू से स्टार्ट करते हुए चलते हैं कि असल में ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता क्या है। तो बेटा शब्द से ही समझते हैं, शब्द से क्लियर है। ऑर्गेनाइजिंग, जैसे अभी आप लोगों के प्री बोर्ड्स हुए होंगे, आपके हाफ ईयरली हुए होंगे और आपके उसमें बहुत कम मार्क्स आए होंगे। पहली बात, कोर्स से हटके अगर उसमें आप लोगों के कम मार्क्स आए हैं तो उससे टेंशन मत लेना, कोई मैटर नहीं करता आपके प्री बोर्ड्स में कितने, आपके हाफ ईयरली में कितने आए। जब आप 1-2 साल बाद में आप क्लियर कर लोगे अपनी 12th, तो आपसे कोई भी ये नहीं पूछेगा कि यार तुम्हारे प्री बोर्ड्स में कितने आए थे। हर कोई यही पूछने वाला है कि तुम्हारे बोर्ड्स में कितने आए। तो अब आगे जो है हमारा, जैसे प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, तो आगे की चीज़ का ध्यान रखो, पुराना प्री बोर्ड्स, हाफ ईयरली सबको भूल जाना। जैसे कि आप लोगों के हाफ ईयरली में कम मार्क्स आए, आपके एग्जाम वगैरह में कम मार्क्स आए, तो आपके घर वालों ने आपको क्या कहा? ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। आप कुछ भी गलत काम करते हो, कभी भी कुछ भी लेट उठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। बेसिकली उनका मतलब होता है कि आप जो भी दिन में काम कर रहे हो उसको आप आइडेंटिफाई करो, अपनी एक्टिविटीज़ को, और उनको अच्छे से ग्रुप करो कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है। आप खुद को ऑर्गेनाइज ऐसे करते हो। इन द सेम वे एक बिजनेस भी अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है। कैसे? वो आइडेंटिफाई करता है अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, फिर उनको ग्रुप करता है, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को एक साथ में लाता है ताकि कोऑर्डिनेशन रहे और उन सबके बीच में प्रोडक्टिव रिलेशंस बन पाए। सर ये आपने क्या बोला? सर पूरा ऊपर से गया, तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं और फिर से हम इसको एग्जांपल के साथ में समझेंगे। सर ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटी है। जैसे आप लोगों ने नई ऑर्गेनाइजेशन तैयार की थी कार मैन्युफैक्चरिंग की, तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि मेरी कंपनी में क्या क्या काम होते हैं। यार मेरे परचेस करने का काम है, रॉ मटेरियल, कार को बनाने का काम है, प्रोडक्शन का, कार को सेल्स करने का काम है, और आप ग्रुप करोगे एक साथ वाली एक्टिविटीज को, आप डिपार्टमेंट बना दोगे, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और जितने भी अलग अलग लोग होंगे उनके बीच में एक प्रोडक्टिव रिलेशन तय करोगे। कैसे? कि तू इसका बॉस है, तू इसका एम्प्लॉई है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में प्रोडक्टिव रिलेशन तय करोगे। कैसे? कि परचेज डिपार्टमेंट को जरूरत है, परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्ट देगा खरीद के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कार का प्रोडक्शन करने के बाद में देगा सेल्स डिपार्टमेंट को, और इन सबको पैसे देने का काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। सर ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड एस्टैब्लिशिंग प्रोडक्टिव रिलेशंस अमंग देम फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल। हमारे स्पेसिफिक गोल था 5000 कार्स को बनाने का। ठीक है सर, ये चीज़ क्लियर हो गई। हमने हमारी ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन को तोड़ के भी समझ लिया कि ऑर्गेनाइजिंग है पहले तो आइडेंटिफाई करना और ग्रुप करना बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ, और फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को साथ में लाना और उनके बीच में प्रोडक्टिव रिलेशंस तय करना कि परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कैसे रिलेटेड है, सेल्स डिपार्टमेंट उससे कैसे रिलेटेड है, फाइनेंस डिपार्टमेंट इन सबसे कैसे रिलेटेड है। ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग। वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को लिख लेना। अब जैसे कि हमने हमारे प्लानिंग चैप्टर में पढ़ा था, हमने प्लानिंग की डेफिनेशन देखी थी। प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट, व्हेन, हाउ एंड बाय whom।
उसका भी एक प्रोसेस था। हमने प्लान में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करा था। हाँ सर आपने बताया था, आप मत बताओ, ये हम बताएंगे। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव को सेट करा, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, डेवलपिंग प्रेमाइसेस यानी कि अजम्पशंस लगाना बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होने वाले। थर्ड, लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। उसके बाद में इंप्लीमेंटिंग द प्लान एंड देन फॉलो अप। ये तो था हमारे प्लानिंग का प्रोसेस। वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजिंग का भी एक प्रोसेस है, और वो क्या है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना और डिवाइड करना वर्क को। जो भी हमको काम करना है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। उसके बाद में डिपार्टमेंट बना देंगे कि ये परचेज डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सेल्स डिपार्टमेंट। उसके बाद में असाइन करेंगे ड्यूटीज कि तुम्हारा काम ये है, परचेज डिपार्टमेंट में तुम्हारा परचेज करने का काम है, तुमको तुम्हारा ये चीज परचेज करने का काम है, तुम्हारा इस पार्ट को परचेज करने का काम है, तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स करने का काम है, तुम्हारा फोन करने का काम है, तुम्हारा ये करने का काम है। अलग अलग ड्यूटीज असाइन करेंगे। और उसके बाद में एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स की तुमको इसको रिपोर्ट करना है, ये तुम्हारा बॉस है और तुम इसके एम्प्लॉई हो, तुम जिसकी ये जो एम्प्लॉई है तुम्हारा भी एक एम्प्लॉई है, ये तुम्हारा बॉस है। अलग अलग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तय करना। अब इसमें क्या है अंदर वो एक बार हम डिटेल में समझ लेते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। बेटा ये फोटो देखो, सबसे पहले इसको भूल जाओ और इस फोटो को देखो। बेटा इसमें हुआ क्या है, ये है राम, इसके साथ में और भी कई सारे एम्प्लॉयज है। ये आपकी कंपनी का एक एम्प्लॉय है राम। अब जो बाकी एम्प्लॉयज है बेटा, उन्होंने क्या किया, कोई मालदीव्स घूमने चले गया, कोई कहाँ घूमने चले गया, कोई कह रहा है मैं बीमार हूँ, सब छुट्टी पे चले गए और सारा काम का बोझ आ गया बेचारे इस राम पे, जो बहुत ही अच्छे से काम करता है। क्यों? आप लोगों की गलती की वजह से। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन नहीं करा था, आप लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया था कि क्या काम करना है, उसको डिवाइड नहीं किया था अलग अलग लोगों में, तो सारा काम का बोझ किस पे आ गया, बेचारे राम के ऊपर। इसलिए हमारा आइडेंटिफाई, हमारा ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं क्या काम है और डिवाइड करते हैं लोगों के बीच में काम में, ताकि कोई भी काम का डुप्लीकेशन नहीं हो पाए और ना ही किसी एक आदमी के ऊपर सारा काम का बोझ आ जाए। द फर्स्ट स्टेप इन organizing is to identify and divide the work as per plan. Division of work make sure that there is no duplication of work, कोई भी किसी एक काम को दोबारा से ना करे, and there is no burden of work on one person, जैसे भी इस बेचारे राम के ऊपर सारा बर्डन आ गया था काम का। ठीक है सर, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो हमको क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो बेटा आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, आपने डिवाइड कर लिया काम को, उसके बाद में आप डिपार्टमेंट्स बना दोगे अलग अलग डिवीजन ऑफ वर्क करने के बाद में, कि परचेज करने का काम तुम्हारा परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स करने का काम तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। So the second step of organizing is departmentalization. After dividing the work in smaller jobs, related and similar jobs are grouped together. Purchase की सारी jobs एक साथ में, purchase department, sales की सारी job एक साथ में, and put under one department. और बेटे ये departmentalization करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो functional department और एक divisional department. सर functional और divisional का मतलब, बेटा अगर आप जो department बनाए हो अगर वो functions के हिसाब से बनाओ, जैसे purchase का function, sales का फंक्शन, फिनेंस का फंक्शन और अपने प्रोडक्शन का फंक्शन, तो वो होता है फंक्शनल डिपार्टमेंट। अच्छा सर, मतलब परचेज का जो भी काम है उसका अलग डिपार्टमेंट बना दिया और उसका। और सर डिविजनल, बेटा अगर आप प्रोडक्ट्स के हिसाब से अलग अलग डिवीजन बना दो, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो, तो वो होता है आपका डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। सर जैसे कि प्रोडक्ट के हिसाब से कैसे हो सकता है, तो बेटा आप लोगों ने नाम सुना होगा टाटा पावर। हाँ सर बिल्कुल सुना है। टाटा स्टील, सर ये भी सुना है। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बेटा इन सबका मालिक तो एक ही है, रतन टाटा। बट रतन टाटा ने डिविजनल डिपार्टमेंटेशन कर रखा है कि हम कंसल्टेंसी का जो काम कर रहे हैं वो अलग, जो हमारा पावर का काम है वो अलग, जो हमारा स्टील बनाने का काम है वो अलग, हमारा कार मैन्युफैक्चरिंग का कार अलग। आपने सुना होगा ये रेंज रोवर वगैरह, लैंड रोवर, सब हमारे रतन टाटा जी ही ओन करते हैं। सो टाटा ने क्या कर रखा है अपना डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कार्स वगैरह, रेंज रोवर वगैरह अलग डिपार्टमेंट हो गया, टाटा स्टील अलग डिपार्टमेंट हो गया। एंड व्हेन द जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, दैट इज नोन एज फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। अभी हम इन दोनों के ऊपर आगे वाली क्लास के आगे हम इन दोनों को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, इनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज़ हम अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है सर, तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो बेटा उसके बाद में आप असाइन करोगे ड्यूटीज़। आप लोग
बताओगे लोगों को कि तुम्हारा ये काम है। सपोज आप लोगों ने मेरे को, अरे वो पेपर आज वहीं रह गया, आप लोगों ने मेरे को मैं गरीब आदमी हूँ, आप देखिए सर आप हमारे सर भी हो, हमको पढ़ाते हो, सीए भी हो, तो आप लोगों ने मेरे को फिनेंस मैनेजर का हेड बना दिया। अब मैं आप लोगों की जॉब पे आ गया, तो अब आप लोगों को बताना भी तो पड़ेगा ना मुझे कि सर आपका ये काम है, आपको यहाँ से ये करना है, आपको इतना पैसा आपको इससे लेना है, ये हमारे अकाउंट है, आपको ये बताना पड़ेगा। तो आप मेरे को ये सब चीज़ कैसे बताओगे? आप एक डॉक्यूमेंट दोगे, उसका नाम होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप जो भी जॉब पे जिसको भी लगा रहे हो उस पर सारी चीज लिखी हुई होगी कि तुमको इतनी सैलरी मिलेगी, तुम्हारे ये ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, तुम्हारा ये काम होने वाला है, हर चीज उसमें लिखी हुई होगी। वो क्या होता है? हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। कुछ इस प्रकार का होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। अब आप लोग बोलोगे सर ये दिख नहीं रहा, तो बेटा इसको देखने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे एक पेपर सा होता है, वो उस पर आपके जॉब का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स, ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज असाइन्ड अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। जैसे आपने मेरे को फाइनेंस मैनेजर का हेड बनाया था, क्यों? क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन है सीए है। आप मेरे को कार का प्रोडक्शन का काम नहीं दोगे क्योंकि मैं इंजीनियर तो हूं नहीं। मेरी स्किल्स और मेरी क्वालिफिकेशन के बेस पे आपने मेरे को ड्यूटी दी, और मेरे को ड्यूटी में क्या क्या करना है वो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में मुझको बता दिया। एम्प्लॉइज आर असाइन्ड ड्यूटीज बाय गिविंग देम अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। सर आप इसके ऊपर इतना इंफेसिस क्यों कर रहे हो? हम सिंपल सा ये असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज भी याद रख सकते हैं। बेटा हमारा टारगेट क्या है? 100 में से 100 मार्क्स लेके आने का। अगर 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप सबको पता होना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन भी क्या होता है। तो क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन? जो भी हमने एम्प्लॉइज को ड्यूटी असाइन करी है उसके अंदर उस जॉब में उसको क्या क्या काम करना है, उसकी क्या ड्यूटी रहने वाली है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है, उसका नाम है जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर है। तो सर सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया काम को, डिवाइड कर दिया काम को। उसको आइडेंटिफाई डिवाइड करने के बाद में हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए, जैसे कि परचेज सेल्स डिपार्टमेंट। उसके बाद में हमने ड्यूटीज भी असाइन कर दी अलग अलग लोगों को। सर अब क्या? अब बेटा जो आपने ड्यूटीज असाइन करी है, अब आप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तैयार करोगे कि तुम इनके बॉस हो, तुम इनके बॉस हो, ये तुम्हारा एम्प्लॉय है, तुम्हारे टोटल इतने एम्प्लॉय है, उन एम्प्लॉय के टोटल इतने एम्प्लॉय है। आप एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तैयार करोगे। ऑल द इंडिविजुअल्स आर assigned some authority matching to the job they have to perform. Assignment of authority results in creation of superior subordinate relationship and the question of who reports to whom is clarified. बेटा एक superior subordinate का relationship बन जाता है। कैसे? जिसके हाथ में ज्यादा अथॉरिटी है वो तो हो जाएगा superior, और जिसके हाथ में कम अथॉरिटी है वो हो जाएगा आपका subordinate. Individual of higher authority becomes the superior and with less authority becomes the subordinate. तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद में डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट बना देना अलग अलग काम के हिसाब से। उसके बाद में हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज असाइन करना, उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन बताना उनको, और उसके बाद में स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अलग अलग ड्यूटी के हिसाब से अलग अलग अथॉरिटी होती है, और अलग अलग अथॉरिटी के हिसाब से एक सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप बन जाता है। जिसके पास में ज्यादा अथॉरिटी है वो सुपीरियर, जिसके पास में कम अथॉरिटी है वो हमारा सबऑर्डिनेट हो गया। ठीक है सर, हमारा ये ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस तो हमको क्लियर है। लेकिन सर आपने जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बताया इसके कुछ फायदे भी होंगे। सो नाउ लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजिंग। जो हमने ऑर्गेनाइजिंग करा उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो बेटा ये उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, अडॉप्शन टू चेंज, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब ये एक एक क्या है वो हम डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला तो बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। बेटा ऑर्गेनाइजिंग करने की वजह से क्या हुआ, आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। सपोज फंक्शनल ये परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो आपने जो फिनेंस डिपार्टमेंट का हेड रखा वो आपने उसकी क्वालिफिकेशन देख के रखा कि सर सीए है और सर को फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है, इसलिए हम इनको हमारे फिनेंस डिपार्टमेंट का हेड बना देते हैं। आपने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड रखा वो उसकी क्वालिफिकेशन देख के रखा कि यार ये कोई इंजीनियर है, इसने पहले भी इन कंपनियों में काम कर रखा है, तो इसको कार्स की अच्छी नॉलेज है, ये अच्छी कार बना पाएगा, इसलिए आपने उसको
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। और क्योंकि अब मैं फाइनेंस मैनेजर का हेड हूं तो अब मेरा केवल एक काम है फाइनेंस को देखना। मैं रोज उठ के आऊंगा और फाइनेंस की चीजें देखूंगा। जो भी परचेज डिपार्टमेंट का हेड है उसका केवल एक काम है परचेज डिपार्टमेंट की चीजों को देखना। वो रोज एक ही एक काम करेगा कि कहां से मैं रॉ मटेरियल अच्छे से खरीद सकता हूं, कहां से मैं और सस्ता खरीद सकता हूं। क्योंकि एक क्वालिफिकेशन पे आपने उस एम्प्लॉय को रखा और दूसरा वो रोज रोज एक ही काम को करेगा रिपीटेडली, तो उसको उस पर्टिकुलर काम में एक स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी और उसका अल्टीमेट फायदा किसको मिलेगा? आप लोगों को। ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड असाइनमेंट ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। द स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली कम्स व्हेन अ इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग वन जॉब रिपीटेडली। वो रोज सुबह उठ के आता है, रोज परचेज डिपार्टमेंट का ही काम देखता है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन उसको सेल्स डिपार्टमेंट में लगा दिया। वो रोज एक ही काम कर रहा है। क्योंकि वो रोज एक ही काम कर रहा है तो उसको उस काम में स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। सब पहला बेनिफिट तो हो गया ऑर्गेनाइजिंग का, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। दूसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजिंग करा है, आपने सारे फंक्शन करे, आपने सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी तैयार कर दी, तो एक क्लैरिटी है वर्किंग रिलेशनशिप में कि ये मेरा बॉस है, ये मेरा एम्प्लॉई है, इससे मेरे को ऑर्डर लेना है और इनको मेरे को ऑर्डर देना है कि तुम ऐसे ऐसे काम करो। पता चले बेटा आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं करें, आप लोग मान लो सपोज करो आप किसी कंपनी में जाओ और आप अपने वहां पे ऑर्गेनाइजिंग नहीं करी और आप अपने मैनेजर को ही जाके बोल रहे हो कि ना अगर आज काम करेंगा तो कल खाएंगा, हाँ मेरी जान, तो ये चीज ना होए। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत ही जरूरी है ताकि एक क्लैरिटी रहे वर्किंग रिलेशनशिप में कि कौन मेरा बॉस है, कौन मेरा सबऑर्डिनेट है, किससे मुझको ऑर्डर लेने और किसको मुझको ऑर्डर देने हैं। इन ऑर्गेनाइजिंग इट इज क्लियरली डिफाइंड दैट व्हाट ऑल एंड हाउ मच पावर एंड अथॉरिटी इज एंजॉयड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स और मैनेजर्स. Each manager knows very clearly to whom he can give order and from whom he has to receive the order. The superior subordinate relation is clearly defined in organizing. Superior कौन है, subordinate कौन है, clearly defined हो जाता है हमारे organizing में. ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर है. नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजिंग किया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, काम को डिवाइड कर दिया, काम को अलग अलग लोगों में, तो पहली चीज तो इससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, हमको स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलेगा. तो क्योंकि हमारा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, हमारे को स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलेगा, तो हमको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का. सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन. पहले जो काम बेचारा राम बेचारा अकेला करके परेशान हो रहा था, हमने ऑर्गेनाइजिंग की वजह से हमने डिवाइड कर दिया काम को और हमको ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो हमारे जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं हम. देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क बिकॉज द जॉब्स आर असाइंड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बाय क्लियरली डिफाइनिंग द जॉब इन जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट. हमने क्लियरली डिफाइन कर दिया है जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में कि तुमको ये काम करना है. अगर कल को बेचारा राम इतना परेशान हो रहा है तो हम पकड़ेंगे उन बाकी के एम्प्लॉइज को जो मालदीव्स घूमने गए हुए हैं कि इधर आ, ये देख जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि तेरा ये काम था और तू ये काम नहीं करा, तो हमको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा किसका, हमारे रिसोर्सेज का. ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अडॉप्शन टू चेंज. बेटा हमने हमारी क्लास में देखा था बिजनेस एनवायरनमेंट की क्लास में कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक होता है, यानी कि कंटिन्यूसली चेंजिंग होता है. हाँ सर, आपने बताया था कि ना कोई भरोसा नहीं बिजनेस एनवायरनमेंट का, कभी भी किसी भी पॉलिसी में चेंज आ सकता है, कभी भी इलेक्ट्रिक कार्स का जमाना आ सकता है, हो सकता है इलेक्ट्रिक कार्स में आग लगने लग जाए जैसे ओला इलेक्ट्रिक में लग गई, तो कुछ भी हो सकता है इस बिजनेस एनवायरनमेंट में. तो हमारा कंट्रोल बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं है, लेकिन जो वो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उस चेंज को हमको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी लाना पड़ेगा, तो वो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से आसान हो जाएगा अडॉप्शन टू चेंज. सर वो कैसे? तो सपोज बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई ऐसा चेंज आया जो केवल हमारे परचेज से रिलेटेड है, हमारे जो हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो महंगा हो गया, तो उस चेंज को हमको केवल हमारे परचेज डिपार्टमेंट में लेके आना है, हमारा सेल्स फाइनेंस डिपार्टमेंट को बिल्कुल नहीं छोड़ना. कोई ऐसा चेंज आया जिसमें नया ट्रेंड आ गया, अब आप जीन्स बेचते थे अब आपको प्लाजो बेचने, तो आपको उस चेंज को केवल उस पर्टिकुलर एरिया उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लेके आना है, बाकी डिपार्टमेंट को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है. सो
to adopt the change in business environment, it becomes easy. Why? Because of the process organizing. Whenever the changes take place in business environment, then with the help of organizing function, these functions can be adopted systematically, because organizing function creates different departments. क्योंकि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, इसलिए हम उस चेंज को सिस्टमेटिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट कर सकते हैं. विद दिस चेंजेस कैन बी अडॉप्टेड ओनली इन दैट एरिया विच मे बी अफेक्टेड बाय दीज चेंजेस, एंड चेंजेस कैन बी कम्युनिकेटेड टू होल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डिपार्टमेंट. केवल उस पर्टिकुलर एरिया जिसमें चेंज अफेक्ट करेगा, हम केवल उसको चेंज कर सकते हैं और उस चेंज को सिस्टमेटिकली लेके आ सकते हैं. किसकी वजह से? ऑर्गेनाइजिंग की फंक्शन की वजह से. ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमने अभी पॉइंट देखा. और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों था? बिकॉज ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी. हमने आइडेंटिफाई और डिवाइड कर दिया था काम को, जॉब डिस्क्रिप्शन में बता दिया था किसका क्या काम है. एंड प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क एंड डिपार्टमेंटेशन, कंपनीज कैन इजीली मीट द चैलेंजेस एंड कैन एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज इन प्लान्ड मैनर. क्योंकि हम हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं रिसोर्सेज को, हमारा हर काम अच्छे से चल रहा है, तो हम हमारे बिजनेस को एक्सपेंड और ग्रो भी कर सकते हैं. जैसा कि हमने हमारी फर्स्ट क्लास में देखा था कि फर्स्ट या सेकंड क्लास में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कि क्या क्या 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा. सबसे पहला तो सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट और ग्रोथ. तो बेटा जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ का, थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, वो भी हम अचीव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल. तो बेटा क्योंकि आप लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए उनकी क्वालिफिकेशन पे बेस्ड, क्योंकि उस काम को वो रोज एक ही एक काम करने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि राम कभी परचेज का काम करे, कभी सेल्स का काम करे, कभी फाइनेंस का काम करे. क्योंकि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, वो एक ही काम को रिपीटेडली करने वाला है, तो उस पर्सन का भी जो पर्सनल ग्रोथ होगी उस एम्प्लॉय की भी. दूसरा पॉइंट, आपने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बना दी कि इस एम्प्लॉय, इस मैनेजर के पास में इतने एम्प्लॉय है, इन एम्प्लॉय के पास में इतने काम है, तो काम बहुत सारा होगा. और अब वो मैनेजर जो है वो उस काम को डिवाइड कर सकता है कि यार मेरे को मेरे बड़े साहब ने बताया कि ये 5 लोग मेरे अंडर काम करते हैं, तो ये काम इसको दे देता हूं, ये काम इसको दे देता हूं, ये काम इसको दे देता हूं. और अब उसके पास में और दिमाग लगाने का टाइम है कि मैं और काम कैसे लेके आ सकता हूं और कैसे अरेंज कर सकता हूं. तो पर्सनली उस मैनेजर की भी ग्रोथ होगी इस डेलीगेशन यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. आई होप आपको डेलीगेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तैयार करी कि इस मैनेजर के इतने एम्प्लॉइज, इन एम्प्लॉइज के इतने एम्प्लॉइज, तो वो डेलीगेट कर सकता है अपने काम को उन पर्सनल एम्प्लॉइज को. Delegation not only reduces the workload of managers, but it also helps them to use and realize their full potential for more creative work. तो बेटा हमने क्या क्या इंपॉर्टेंस देखी हमारे, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले तो बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हमने क्वालिफिकेशन के बेस पे फाइनेंस मैनेजर मेरे को अपॉइंट करा था, क्वालिफिकेशन के बेस पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपॉइंट करा था, और क्योंकि वो एक ही काम को रोज रोज सेम काम करने वाले हैं, तो उनको उस काम में स्पेशलाइजेशन आ जाएगी और उसका फायदा किसको मिलेगा? हम लोगों को. सेकेंड, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. हमने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तैयार कर दी है, तो हर किसी को पता है मेरे को किससे तो ऑर्डर लेना है और किसको ऑर्डर देना है. सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड रहेगी. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई और डिवाइड कर दिया है काम को और बता दिया है लोगों को जॉब डिस्क्रिप्शन में कि किसका क्या काम है, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी. दूसरा, हमारी जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा. तीसरा, अडॉप्शन टू चेंज. जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, उसमें तो चेंज आएगा ही आएगा, लेकिन उस चेंज को हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करना ईजी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं और वो चेंज जिस डिपार्टमेंट, जिस एरिया को इफेक्ट करेगा, हम केवल उसमें उस चेंज को लेके आ जाएंगे. सो अडॉप्शन टू चेंज बिकम्स इजी बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. द फिफ्थ वन इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वी आर एबल टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर इज बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन. तो अल्टीमेटली हम हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव एक्सपेंशन और ग्रोथ का भी कर सकते हैं. द लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल. जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसके पास में बहुत सारा काम है, वो अपना काम डेलीगेट कर सकता है अलग अलग लोगों को, अलग अलग लोग उस काम को भी और डेलीगेट कर सकते हैं, तो वो अपने काम को करने का और क्रिएटिव वे
पता लगा सकता है, क्योंकि उसके पास में वर्कलोड नहीं है और उसने अपने काम को वर्कलोड नहीं है और उसने डेलीगेट कर रखा है, तो अपने काम को करने का तरीका और अच्छे से निजात पा सकता है। दूसरी चीज़, क्योंकि हमने उनको एक क्वालिफिकेशन के बेस पे हायर करा है और वो सेम काम रोज रोज कर रहे हैं, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, तो उससे उनकी पर्सनल ग्रोथ भी होएगी। तो ये थी बेटा हमारी कुछ इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग की। द नेक्स्ट थिंग इज, जो हमने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तैयार करी कि ये इसका बॉस है, इसके ये एम्प्लॉयज़ है, इन एम्प्लॉयज़ की ये एम्प्लॉयज़ है, ये इन एम्प्लॉयज़ का बॉस ये हो गया, इनका ये हो गया, जो हमने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तैयार करी उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे बेटा मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, तो जैसी मेल आईडी तो अपनी सुनी होगी जीमेल आईडी, हाँ सर हमारी भी जीमेल आईडी है, तो बेटा वैसी मेरी भी ईमेल आईडी, जो मेरी ऑफिस की ईमेल आईडी है, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो उस पर लिखा हुआ आता है कि मेरा मैनेजर है ये फलाना फलाना अनिल वर्मा, उसका मैनेजर है ये, उसका मैनेजर है ये, उसका मैनेजर है ये उसका, और अल्टीमेटली सीईओ तक रिपोर्ट, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ जाता है। सो बेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज ए नेटवर्क ऑफ जॉब्स, कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। So your organization structure can be defined as network of job positions, responsibilities and authority at different levels. मेरे पास में कम अथॉरिटी है, मेरे मैनेजर के पास में ज़्यादा अथॉरिटी है, उसके मैनेजर के पास में और ज़्यादा अथॉरिटी है, और सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है हमारे सीईओ के पास में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। इट इज़ जस्ट अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजिशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज एंड एट डिफरेंट लेवल्स। बेटा इसको इसके साथ में मत लेके आना, ये अलग पॉइंट है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स कैसे भी आ जाए, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। सो बेटा यार स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। तो सपोज आप लोगों की क्लास में 60 बच्चे हैं, या आप लोगों की क्लास में 30 बच्चे हैं, तो आपके जो टीचर है उसने एक मॉनिटर अपॉइंट कर रखा है जो उन 30 बच्चों को मैनेज कर लेता है कि ये आवाज़ मत करो, तुम ये मत करो। हालांकि बच्चे करते हैं बट फिर भी एक मॉनिटर होता है और वो 30 बच्चों को मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर आपकी क्लास में 60 बच्चे होंगे तो आपकी टीचर क्या करेगी कि यार ये एक मॉनिटर से तो पल्ले नहीं आने, 30 बच्चे ही पल्ले नहीं आ रहे थे, 60 बच्चे कहाँ से आएंगे, तो मैं 2 मॉनिटर बना देती हूँ, एक गर्ल्स मॉनिटर और एक बॉयज मॉनिटर। तो बेटा यही होता है हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कि एक मैनेजर या एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को एक टाइम पे मैनेज कर सकता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मींस हाउ मेनी एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर और हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वन सुपीरियर। ठीक है सर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर है, और ये क्या है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो भी क्लियर है। अब सर जो आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया कि आपका एक मैनेजर है, उस मैनेजर का सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर का एवीपी, वीपी, सीईओ, पूरा एक नेटवर्क जो आपने बताया, सर ऐसे करने का फायदा क्या है? हम भी हमारी कंपनी खोले, नई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हम भी चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मैंने एक सीईओ को अपॉइंट कर लिया सुंदर पिचई, उसके बाद में एक परचेज डिपार्टमेंट का हेड अपॉइंट कर लिया, एक सेल्स डिपार्टमेंट का कर लिया, उनके अलग अलग एम्प्लॉयज बना दिया और एक नेटवर्क तैयार कर दिया। लेकिन सर ये नेटवर्क तैयार करने से मेरे को फायदा क्या है? तो बेटा इसके फायदे क्या क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के? सबसे पहले तो इट एंश्योर्स बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो बेटर होगा। और वो कैसे होगा? तो सपोज आप लोग या मैं रिलायंस की किसी फैक्ट्री में काम करते हो आप लोग, ठीक है सर मैं रिलायंस फ्रेश में काम करता हूं, मैंने अभी अभी जॉब अपॉइंट करी है पढ़ाई के साथ साथ। अगर अंबानी, मुकेश अंबानी को कोई बात बतानी है तो क्या वो सीधा पिंटू को कॉल करके बोलेगा कि यार पिंटू ये काम है? वो क्या करेगा? वो अपने सबऑर्डिनेट को बताएगा, उसका सबऑर्डिनेट दूसरे सबऑर्डिनेट को बताएगा, और ऐसे करके आपके पास में वो बात पहुंचेगी। क्योंकि हो सकता है वो बात केवल रिलायंस फ्रेश से रिलेटेड हो जहां पे आप काम करते हो सकता है वो बात रिलायंस पावर का उस बात से कुछ लेना देना ही नहीं हो। सो योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंश्योर्स बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। किसी बड़े को अगर किसी बात को बताना है तो वो अपने सबऑर्डिनेट को बताएगा, सबऑर्डिनेट उस सबऑर्डिनेट को बताएगा जिसके लिए वो जरूरी है। इट एंश्योर्स बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। Second importance, a clear structure makes it easy to check the responsibility of each part of business। हर जो भी हमारे बिजनेस का पार्ट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परचेज डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्स डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिनेंस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पता लगा सकते हो एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से।
इट क्लियरली डिफाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल अंडर ईच लेवल। क्योंकि हमने एक नेटवर्क तैयार कर दिया, हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, तो क्लियरली बताता है कि ये तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये तो टॉप मैनेजमेंट है। हम आप जो बच्चे लोग बैठे हुए हो, कंपनी के मालिक, ये तो हमारे टॉप मैनेजमेंट है। इसके नीचे जो इनके साइंस के दोस्त वगैरह इन्होंने उनको अपॉइंट करा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और उसके नीचे जो इनके आर्ट्स के दोस्त वगैरह इन्होंने उनको अपॉइंट करा है। तो एक क्लियरली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बताता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल बताता है। सर स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब अभी अभी हमने देखा था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है। तो क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है, सबसे पहले सीईओ, फिर परचेज डिपार्टमेंट का हेड, फिर सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, और यहाँ पे फिनेंस मैनेजमेंट का हेड, उसके बाद में ये एम्प्लॉइज, फिर फैक्ट्री वर्कर्स। क्योंकि आपने ये तैयार कर रखा है तो आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी पता है और आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल भी पता है कि इस मैनेजर के अंडर इतने एम्प्लॉइज है, इस एम्प्लॉय के अंदर इतने वर्कर्स हैं, आपको पूरा स्पैन ऑफ कंट्रोल भी पता है। इट अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट कर सकता है, पूरा लिखा हुआ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। अ क्लियर आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी नोन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उस ऑर्गेनाइजेशन का, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या वर्किंग स्टाइल है, आप उससे पता लगा सकते हो उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देख के। सपोज आप कोई नया सीईओ अपॉइंट करते हो, आपने नई कंपनी चालू कर दी, कार मैन्युफैक्चरिंग की सीईओ लगा दिया, सब परचेज डिपार्टमेंट, वर्कर्स वगैरह, फैक्ट्री का हेड वगैरह सब लगा दिया। अब सीईओ नया आ रहा है, तो वो जो नया सीईओ है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखेगा कि ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये है, इनके इतने पास में वर्कर्स है, उसको पूरा क्लियरली डिफाइंड हो जाएगा, वो वर्किंग स्टाइल समझ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की, उस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर को देख के। सो क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की? फर्स्ट, इट एंश्योर्स बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड, अ क्लियर स्ट्रक्चर मेक्स इट इजी टू चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ बिजनेस, हर पार्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक आदमी कितने लोगों को मैनेज कर रहा है। तीसरा, कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट के बीच में, हर ह्यूमन के बीच में पता लग जाएगा। दूसरा, हम क्लियरली पता लगा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्टाइल क्या है। ठीक है सर, इसके तो मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंस है सर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हम भी जो हमारी नई कंपनी बना रहे हैं तो हम बकायदा एक नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो बेटा ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर हम इसको कैसे तैयार करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को तय करने के भी दो तरीके होते हैं सर। वो क्या? तो आप दो तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हो। फर्स्ट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर और द सेकंड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। सर ये पॉइंट आप मत बताना, ये हम बताएंगे। आप हमको प्रोसेस के सेकेंड पॉइंट में भी ये बता के आए थे कि जब भी हम फंक्शंस के बेस पे अगर डिपार्टमेंट्स बना दे तो वो तो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, और अगर हम प्रोडक्ट्स के बेस पे डिपार्टमेंट बनाए तो वो होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे कि टाटा ने बना रखा है टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कार्स, तो ये तो हो गया हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। और अगर हम फंक्शंस के बेस पे जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो वो हो गया हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। सो नाउ लेट्स जस्ट लुक इनटू द डेफिनेशन ऑफ योर फंक्शनल स्ट्रक्चर। When the activities or jobs are grouped keeping in mind the functions or the job, then it is called functional structure. जैसे कि all jobs related to production in production department, related to sales in sales department, related to purchase in purchase department. सर ये तो बहुत ही ईजी है, वैसे तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं कि जब भी हम फंक्शंस के बेस पे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दे तो वो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। क्या है? अब हम ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है जो आपको अच्छे से क्लियर है फंक्शंस के बेस पे, बेटा इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो इनकी कुछ खूबी है, कुछ इनकी खामियां हैं। वो क्या खूबी है, क्या खामियां हैं, हम जान लेते हैं, क्योंकि आप लोग भी अपनी नई कंपनी बना रहे हो कार मैन्युफैक्चरिंग की, तो आपको पता होना चाहिए कि आप फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरह तैयार करो या डिविजनल स्ट्रक्चर की तरह तैयार करो। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ योर फंक्शनल स्ट्रक्चर। The first one is occupational specialization. Second is promotes control and coordination, easy and effective training, due attention to different functions. अब ये क्या क्या है, इन सब में क्या क्या पॉइंट्स है, ये हम अच्छे से डिटेल में एक एक एडवांटेज को समझ लेते हैं। सो द फर्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। बेटा क्योंकि आपने जो अपने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं वो फंक्शंस के हिसाब से बनाए हैं,
परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग। और जो आपका दोस्त है ना वो जो साइंस सेक्शन में जो आपके दोस्त हैं उन्होंने बनाए हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो बेटा ये तो है वो डिविजनल स्ट्रक्चर में काम करने वाला एम्प्लॉय, और ये है आपका घोड़ा, इतना शानदार काम करता हुआ। क्यों? क्योंकि आप लोग बीएसटी पढ़ते हो और बीएसटी में आपका टीचर मैं हूं, तो मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिया था। और ये पॉइंट क्या है? बिकॉज ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर आपने अलग अलग फंक्शंस बना दिया, तो उस फंक्शनल स्ट्रक्चर का जो आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड रखा वो आपने उस क्वालिफिकेशन पे रखा कि यार वो इंजीनियर होना चाहिए। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का आपने हेड रखा वो आपने उसकी क्वालिफिकेशन पे रखा यार सीए होना चाहिए, उसको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और क्योंकि वो एक ही काम को बार बार करेगा तो वो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएगा और वो इस घोड़े की तरह काम कर पाएगा उस काम को और भी अच्छा। और ये है बेटा आपके साइंस सेक्शन का दोस्त का एम्प्लॉय, जिसने जो बेचारा कभी परचेज डिपार्टमेंट का काम करता है, कभी सेल्स का काम करता है, कभी फाइनेंस का करता है, तो वो एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाता। तो सबसे पहली एडवांटेज क्या है हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चर की? दैट सिंस इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्फेसिस इज placed on specific functions, this promotes efficiency in utilization of manpower, as by performing similar jobs their performance improves and they become specialized in their task। बेटा एक ही एक काम करके रोज रोज परचेज डिपार्टमेंट का काम करके वो उसको रोज रोज कर रहा है, तो वो उसमें इतना परफेक्ट हो जाएगा कि आपको ऐसे वो भागते हुए मिलेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, फर्स्ट एडवांटेज इज क्लियर कि हम एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर होता है बिकॉज emphasis is placed on a single function। The second advantage is it promotes control and coordination within department। क्योंकि आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए तो अगर आपको सुपरविजन करना है, आपको कंट्रोल करना है, तो वो इजी हो जाता है। कैसे हो जाता है इजी? आप देख सकते हो परचेज डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। अगर कोई गलती हो जाए तो आप उस सेल्स डिपार्टमेंट के हेड को बुलाओगे कि ये तेरी गलती है, ऐसे करके आपका जो सुपरविजन और कंट्रोल है वो बेटर हो जाएगा। ड्यू टू सिमिलर एक्टिविटीज ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट देयर इज इजी सुपरविजन एंड बेटर कंट्रोल। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट एडवांटेज इज इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। परचेज डिपार्टमेंट के हेड को, परचेज डिपार्टमेंट के वर्कर्स को आपको एक सिंपल ट्रेनिंग देनी है कि तुमको रॉ मटेरियल खरीदना है, इस कंपनी का खरीदना है और सस्ते में लेके आना है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड और उसके वर्कर्स हैं उनको भी आपको एक सिंपल ट्रेनिंग देनी है कि तुमको ऐसे ऐसे फिनेंसेस को मैनेज करना है। उनको परचेज डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको सेल्स डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल अपने डिपार्टमेंट से मतलब है। तो उनको ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है क्योंकि हम केवल एक स्पेसिफिक फंक्शन की उनको ट्रेनिंग देंगे। एज ट्रेनिंग focuses only in limited skills or functions only, तो there is easy and effective training। आपको ट्रेनिंग देना उनको easy और effective हो जाता है। क्यों? Because training is in limited skills or a single function। ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर है। एंड द लास्ट पॉइंट इज ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस। बेटा हर फंक्शन को अच्छे से इंपॉर्टेंस मिल जाती है। परचेज डिपार्टमेंट को अलग से इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, सेल्स डिपार्टमेंट को अलग से इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, तो हर डिपार्टमेंट अपना बेटर परफॉर्म कर पाएगा क्योंकि हर फंक्शन को ड्यू इंपॉर्टेंस मिल रही है। ईच फंक्शन गेट्स ड्यू अटेंशन अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर। अभी खत्म नहीं हुआ, एक दो और बचे हुए हैं। The sixth one is it leads to minimum duplication of efforts। It leads to minimum duplication of efforts and this results in economies of scales and lowering of cost। बेटा क्योंकि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा। कोई भी काम कोई भी बंदा किसी दूसरे को काम को दोबारा से नहीं करेगा कि परचेज डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन वाले के भी काम को कर रहा है कि चलो ये मैं ही बना देता हूँ। हर कोई अपने अपने काम से वाकिफ है तो वो किसी काम को दोबारा नहीं करेगा और अल्टीमेटली हमारा पैसा बचेगा। देयर विल बी लोअरिंग ऑफ कॉस्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्योंकि यहाँ पे लोअरिंग ऑफ कॉस्ट हो रही है यानी कि हमारी कॉस्ट कम हो रही है, तो आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, कॉस्ट कम हो रही है तो प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है यानी कि हमारी मैनेजेरियल इफिशियंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रही है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजेज मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मिनिमम कॉस्ट जो हमारा पहला वाला पॉइंट था, मिनिमम कॉस्ट क्यों थी? बिकॉज ऑफ मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। मिनिमम कॉस्ट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड इंक्रीजेज मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो बेटा ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंस हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर की। क्या क्या थी वो? सबसे पहले तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, एक बंदा केवल एक ही काम को बार बार कर रहा है तो वो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएगा। दूसरा प्रमोट्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट, आप लोगों का सुपरविजन करना, कंट्रोल करना आसान हो जाएगा क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए।
द थर्ड इज इंक्रीजेज मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और मैनेजेरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि कॉस्ट कम हो रही है। और कॉस्ट कम क्यों हो रही थी? बिकॉज ऑफ मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड देयर विल बी इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। क्योंकि एक लिमिटेड स्किल, एक सिंगल फंक्शन पे ट्रेनिंग देनी है, तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो भी आसान हो जाएगी और इफेक्टिव हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज एवरी फंक्शन गेट्स ड्यू अटेंशन। ठीक है सर, ये तो कुछ हमारे एडवांटेजेस हो गए। अब जैसे कि हम कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमने इसकी एडवांटेजेस देख ली, तो बेटा हो सकता है फंक्शनल स्ट्रक्चर की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो, कुछ खामियां भी हो, तो हम उसकी खामियां भी देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें खामियां हैं। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ योर फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या है? सबसे पहले तो प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का 5000 कार्स को बनाने का, ये उस पर कम ध्यान देता है। और वो क्यों देता है वो हम आगे देखेंगे। द सेकेंड इज प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डिफिकल्ट टू फिक्स, अकाउंटेबिलिटी। अब बेटा मैं केवल एक एग्जाम्पल लेऊंगा और इस चारों पॉइंट्स को आपको मैं उसमें समझा दूंगा अच्छे से। तो बेटा हुआ क्या, एक एग्जांपल लूंगा और इन सारे पॉइंट्स को हम, सारी डिसएडवांटेजेस को अच्छे से समझ लेंगे। तो हुआ क्या, आप लोगों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था? सर 5000 कार्स को बनाने का, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, एक फिनेंस डिपार्टमेंट। अब हुआ क्या, सेल्स डिपार्टमेंट वाला भी स्पेशलिस्ट है, परचेज डिपार्टमेंट वाला भी स्पेशलिस्ट है। सेल्स डिपार्टमेंट वाला कहता है कि मेरे को कंपनी की सेल्स को बढ़ाना है, तो इसलिए मेरे को और सारे शोरूम खोलने पड़ेंगे। तो आप लोग कहते हो हाँ भाई ये बात सही है। तो वो क्या करता है बेटा, अलग अलग सिटीज में शोरूम खोलता है और उसके लिए वो फिनेंस मैनेजर से पैसा मांगता है कि मेरे को पैसा दे, मेरे को अलग अलग जगह शोरूम खोलने, सेल्स डिपार्टमेंट वाला, और अलग अलग वर्कर्स को भी हायर करना है। परचेज डिपार्टमेंट वाला कहता है कि यार मेरे को है ना नए प्रोडक्ट खरीदने, क्योंकि उस कार्स को बना पाऊं, तो वो भी फिनेंस डिपार्टमेंट से पैसा मांगता है। दोनों फिनेंस डिपार्टमेंट से पैसा मांगते हैं। अब आपके पास में आते हैं, तो बेटा सेल्स डिपार्टमेंट वाला भी स्पेशलिस्ट है, वो अपने डिपार्टमेंट की भलाई सोच रहा है कि सेल्स बढ़ेगी तो मेरे डिपार्टमेंट का अच्छा होगा, मेरे को बोनस मिलेगा, मेरे वर्कर्स को बोनस मिलेगा। परचेज डिपार्टमेंट वाला भी अपनी भलाई सोच रहा है। लेकिन यहां पे हुआ क्या कि आप फिनेंस डिपार्टमेंट ने पैसे दे दिए सेल्स डिपार्टमेंट को, उसकी बात को तवज्जो रखते हुए उसको पैसे दे दिए, और परचेज डिपार्टमेंट वाला रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाया क्योंकि उसको सही टाइम पे पैसे नहीं मिले। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो तो किनारे हो गया। क्यों? क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट वाले को पहले पैसे मिल गए, जबकि यहां पे पैसे मिलने चाहिए थे पहले परचेज डिपार्टमेंट वाले को पहले, और सेल्स डिपार्टमेंट वाला थोड़ा रुक भी सकता था। लेकिन क्योंकि ये फंक्शनल डिपार्टमेंट था तो हम ये ऑब्जेक्टिव को नहीं अचीव कर पाए। अब आप लोग थोड़े कंफ्यूजन में आगे होंगे, सर ऐसा क्यों? हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट को मिल जाते तो भी तो दिक्कत होती। तो वो हम आगे डिटेल में समझते हैं उसको क्या। अभी आपको एक एग्जांपल समझ में आ गया कि सेल्स डिपार्टमेंट ने भी पैसे मांग लिए सेल्स बढ़ाने के लिए, और परचेज डिपार्टमेंट ने भी मांग लिए। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट, फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव देन द ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय फंक्शनल हेड। सेल्स डिपार्टमेंट वाला कह रहा था मेरे को पैसे दो, मेरे को सेल्स बढ़ानी है, शोरूम बढ़ाने हैं, और जो परचेज डिपार्टमेंट वाला था वो कह रहा था मेरे को पैसे दो, मेरे को रॉ मटेरियल सस्ते में खरीद के लाने। तो जो उन्होंने दोनों ने केवल खुद का ही ऑब्जेक्टिव देखा अपने डिपार्टमेंट का, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइजेशन का उसको तो दरकिनार कर दिया। दे फेल टू गिव प्रायोरिटी टू organizational interest. This may lead to pursuing departmental interest at the cost of organizational interest. क्योंकि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे, तो हुआ क्या कि हम जो सेल्स डिपार्टमेंट वाला था वो अल्टीमेटली कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो गया फिनेंस डिपार्टमेंट को पैसे लेने में। लेकिन असल में बाद में आपको पता चला कि यार पहले पैसे मिलने चाहिए थे परचेज डिपार्टमेंट को, तो परचेज डिपार्टमेंट खरीद लेता, हम 1 महीने 2 महीने बाद में इसको पैसे दे देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल उसका खुद का डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट था, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को तो मद्देनजर कर दिया कि छोड़ो ना यार, मेरा डिपार्टमेंट का काम अच्छे से होना चाहिए। सो योर फर्स्ट डिसएडवांटेजेस of the functional structure is that it places less importance to overall objectives of organization. केवल खुद के
पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को वो फेवर करते हैं। द सेकेंड इज प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। सेल्स डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत थी। वो कह रहा था मुझे पैसे दो, वो कह रहा था मुझे पैसे दो। एज ईच डिपार्टमेंट इज स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन फंक्शन, सो दे फेल टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। वो दूसरे डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी को समझने में नाकामयाब हो जाते हैं। थर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बेटा अलग अलग डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट में हुआ। इसका एक और एग्जांपल लो। सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्ट ऑन गिविंग डिस्काउंट टू इंक्रीज सेल्स। सेल्स डिपार्टमेंट तो कहता है कि है ना डिस्काउंट दो कार्स के ऊपर, आप जो कार्स बना रहे हो तो सेल्स डिपार्टमेंट कहता है डिस्काउंट दो ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्स की सेल हो। और फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है अगर डिस्काउंट दिए ना तो हमारी सेल्स गिर जाएगी, हमारी बैलेंस शीट गिर जाएगी, हमारे जो इन्वेस्टर्स है वो भाग के चल जाएंगे। सो देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कोई डिपार्टमेंट अलग बात कह सकता है, दूसरा कोई अलग बात कह सकता है। एंड इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अब बेटा आप लोगों का वो जो मैंने एग्जांपल लिया वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि हुआ क्या, फिनेंस डिपार्टमेंट ने पैसा दे दिया सेल्स डिपार्टमेंट को क्योंकि वो कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो गया कि मेरे को पैसा चाहिए, और परचेज डिपार्टमेंट को पैसा नहीं मिला। तो अल्टीमेटली जो हमारा अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था 5000 कार्स को सेल करने का, हम वो अचीव नहीं कर पाए और हम अकाउंटेबिलिटी भी नहीं बना पा रहे। हमको समझ नहीं आ रहा कि यार किसकी गर्दन पकड़े, सेल्स डिपार्टमेंट हेड की गर्दन पकड़े या परचेज डिपार्टमेंट हेड की गर्दन पकड़े या फिनेंस डिपार्टमेंट हेड की गर्दन पकड़े। हमको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी डिपार्टमेंट अकाउंटेबल नहीं है कि अल्टीमेटली हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्यों अचीव नहीं हुआ। सो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ योर फंक्शनल स्ट्रक्चर कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो हम किसी को भी अकाउंटेबल नहीं बता सकते कि इस डिपार्टमेंट की गलती थी। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव द डिपार्टमेंटल हेड ब्लेम्स अदर डिपार्टमेंट्स एज ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटररिलेटेड एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच डिपार्टमेंट इज गोइंग अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बेटा पता लगाना मुश्किल है कि असल में किस डिपार्टमेंट की गलती थी। ये डिपार्टमेंट बोलता है कि सेल्स डिपार्टमेंट बोलता है हमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कार्स ही नहीं दी, कैसे बेचते। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है परचेज डिपार्टमेंट ने हमको परचेज करके नहीं दिया रॉ मटेरियल, तो कैसे बनाते। परचेज डिपार्टमेंट बोलता है हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसा ही नहीं दिया तो हम कैसे परचेज करते। सो क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स इंटर रिलेटेड है तो वो एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे और हम अल्टीमेटली ये निष्कर्ष पे आना मुश्किल हो जाएगा कि किस डिपार्टमेंट की गलती थी जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। तो क्या क्या डिसएडवांटेज देखी बेटा हमने हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर की। हमने केवल एक एग्जांपल में उसको समझ लिया, परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में जो हमने लड़ाई बताई आपको, दैट फर्स्ट इट प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। हाँ सर ये सारी दिक्कत थी हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर की। तो सर अब हमको जानना जरूरी है डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में भी कि उसकी क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, फिर हम डिसीजन लेंगे कि हमको कौन सा अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर लगाना चाहिए। सो नाउ योर डिविजनल स्ट्रक्चर when the organization is large in size and is producing more than one type of product। बेटा आप लोग बोलोगे कि सर मैं डिविजनल स्ट्रक्चर लगाऊंगा, लेकिन गधों तुम्हारी जो नई ऑर्गेनाइजेशन है उसका केवल एक काम है कार्स को प्रोड्यूस करने का, तुम लगाओगे कैसे। So this divisional structure applies only when the organization is large in size and producing more than one product। जैसे कि टाटा स्टील भी प्रोड्यूस करती है, टाटा पावर में भी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, टाटा कार्स में भी घुसी हुई है। When the organization is large in size and it is producing multiple products, it can adopt this divisional structure। Then activities related to one product are grouped under one department। Example, if an organization is producing soap, textile, medicine, cosmetics, then all the activities related to medicine will be grouped under medicine department, टेक्सटाइल की टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में और जो भी कॉस्मेटिक्स की कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में। जैसे कि आपका रिलायंस है, रिलायंस सब्जियों का काम भी करता है। सर वो कैसे, रिलायंस फ्रेश। रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी है रेमंड्स, रिलायंस पावर भी है, रिलायंस वाईफाई भी देता है, रिलायंस ना जाने क्या क्या करता है बेटा। तो वो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है।
ठीक है सर। तो सर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ योर डिविजनल स्ट्रक्चर इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, फास्ट डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी जो फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिसएडवांटेज था, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे ये आपके एडवांटेज में है, एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. All the activities related to one type of product are grouped under one department only, which brings integration and coordination in the activities. क्योंकि एक प्रोडक्ट की सारी एक्टिविटी एक ही डिपार्टमेंट में, तो कोऑर्डिनेशन होगा। जैसे हमारे परचेज डिपार्टमेंट हेड और सेल्स डिपार्टमेंट हेड के बीच में लड़ाई हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट है, उसी में सारी एक्टिविटीज हो रही है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। मैं भी भाई, तू भी भाई, दोनों मौसेरे भाई हैं, तो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन रहेगा कि अच्छा ठीक है, मैं पहले परचेज कर लेता हूँ रॉ मटेरियल, उसके बाद में तू सेल्स का काम 1 महीने बाद में कर लेना। ठीक है सर, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में ये पॉइंट तो क्लियर आ गया, कोऑर्डिनेशन की वजह से हमको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेगा। नेक्स्ट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ योर डिविजनल स्ट्रक्चर इज फास्ट डिसीजन मेकिंग। क्योंकि हमारा एक ही जो डिपार्टमेंट है वो हमारा केवल एक ही है प्रोडक्ट के बेस पे, तो फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी। कैसे बेटा, जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर था उसमें सेल्स डिपार्टमेंट को आप बोलते हो कि है ना कार्स क्यों नहीं बिक रही, तो बोलता है सर हमने मेल करा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वो कार्स अभी तक पहुंचाया ही नहीं हमारे पास। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है सर हमने मेल करा है परचेज डिपार्टमेंट को, वो अभी तक रॉ मटेरियल नहीं दिया। परचेज डिपार्टमेंट बोलता है सर हमने मेल करा है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, वो अभी तक हमको फाइनेंस नहीं दिया जिससे कि हम रॉ मटेरियल खरीद पाए। लेकिन हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर में सारी एक्टिविटीज एक ही डिपार्टमेंट में हो रही है, तो आप डिसीजन मेकिंग जल्दी ले सकते हो। द डिसीजंस आर टेकन मच फास्टर इन डिविजनल स्ट्रक्चर बिकॉज देयर इज नो डिपेंडेंस ऑन अदर डिपार्टमेंट्स फॉर टेकिंग डिसीजंस। हम डिसीजन जल्दी ले सकते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंस इज अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई भी प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो आप उस प्रोडक्ट के हेड को पकड़ोगे, रिलायंस फ्रेश के हेड को पकड़ोगे कि रिलायंस फ्रेश प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रही। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेल हो जाती है तो मुकेश अंबानी रेमंड के हेड को पकड़ेगा कि तू ये बता कि रेमंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रही। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स कैन बी इजीली असेस्ड एंड यू कैन होल्ड द डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर नॉन अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिश नहीं कर पाया तो उस डिपार्टमेंट को आप अकाउंटेबल बोल सकते हो कि भाई रिलायंस फ्रेश अगर अपनी ऑब्जेक्टिव को तय नहीं कर पाया तो आप रिलायंस फ्रेश को अकाउंटेबल कर सकते हो। उसमें रिलायंस जो रेमंड्स है उसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे अकाउंटेबल आप कर सकते हो, जो कि हमारी फंक्शनल डिपार्टमेंट की फंक्शनल स्ट्रक्चर की डिसएडवांटेज था। द फोर्थ वन इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। बेटा हम नए डिपार्टमेंट्स ऐड कर सकते हैं बिना पुराने वाले को छेड़े। सर वो कैसे? बेटा अगर आप कार्स का काम कर रहे थे, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अब आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे कार्स के साथ साथ में बाइक्स का भी प्रोडक्शन करना चाहते हो, या आप सैनिटाइजर, वो मैंने बताया था ना कोरोना वाला एग्जांपल हमारे प्लानिंग वाले चैप्टर में, आपने कोरोना के टाइम पे सैनिटाइजर्स का भी प्रोडक्शन चालू कर दिया, मास्क का भी प्रोडक्शन चालू कर दिया। तो अब आपको जो आपका परचेज डिपार्टमेंट है उसको आप बोलोगे कि तेरे को कुछ मास्क का भी रॉ मटेरियल खरीदना है। सेल्स डिपार्टमेंट को बोलोगे कि तेरे को है ना मास्क को, सैनिटाइजर को सेल करने भी जाना है अलग अलग मेडिकल शॉप्स पे। तो जो आपका एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है उसमें एक डिस्टर्बेंस होगा, जो वो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे उसमें डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन हमारे डिविजनल डिपार्टमेंट में जो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। रिलायंस फ्रेश अपना काम करता रहेगा, रेमंड अपना काम करता रहेगा, रिलायंस पावर अपना काम करता रहेगा, और रिलायंस और बिजनेसेस को भी पकड़ सकता है, अलग अलग नए नए डिपार्टमेंट बना सकता है। न्यू डिपार्टमेंट्स कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर है। तो बेटा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये तो हमने एडवांटेजेस देख लिए, हमारी डिविजनल स्ट्रक्चर की भी कुछ डिसएडवांटेज, कुछ खामियां भी है, तो हम वो भी देख लेते हैं। So these are some disadvantages of your divisional structure, और इन सब में क्या क्या है वो हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। The first is more resources required। बेटा अलग अलग प्रोडक्ट के आपने प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट बना दिए, तो क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट है और अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। रिलायंस फ्रेश का परचेज डिपार्टमेंट अलग बनाना होगा और उसका सेल्स डिपार्टमेंट अलग बनाना होगा, उसका रिलायंस फ्रेश के परचेज डिपार्टमेंट हेड अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा।
रेमंड्स का परचेज डिपार्टमेंट का हेड अलग होगा और सेल्स डिपार्टमेंट का हेड अलग होगा, तो आपको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, ज्यादा जमीनें चाहिए होगी, ज्यादा पैसा चाहिए होगा। ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज एज एवरी डिवीजन विल बी वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। फंक्शनल डिपार्टमेंट में तो ये था, परचेज डिपार्टमेंट केवल एक हेड चाहिए, तो वो सारे जितने भी प्रोडक्ट है सबकी परचेजिंग वो कर लेगा। लेकिन क्योंकि हमारा डिविजनल डिपार्टमेंट है तो हर प्रोडक्ट का अलग फंक्शनल, अलग परचेज डिपार्टमेंट होगा, अलग सेल्स डिपार्टमेंट होगा, हर उसका तो ज्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, और क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे तो हमारी कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज प्रोवाइडिंग ईच डिवीजन विथ सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर। हर डिवीजन को हमको अलग अलग, हर डिवीजन को हमको सेम सेट ऑफ फंक्शंस देना पड़ेगा। रिलायंस फ्रेश को परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रेमंड्स को भी परचेज, सेल्स और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हमारा रिलायंस पावर को भी परचेज, सेल ऑफ और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो इससे हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। द थर्ड वन इज प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। ये बेटा हमारे उसमें इस पॉइंट में भी था, यहाँ पे भी डिसएडवांटेज में भी दे दिया। हर डिपार्टमेंट वाला खुद के डिपार्टमेंट पे फोकस करेगा। रिलायंस फ्रेश हिट होना चाहिए, बाकी रिलायंस चाहे भाड़ में जाए, मुकेश अंबानी का कुछ भी हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। रेमंड का हेड बोलेगा मेरा रेमंड का प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, मेरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी चलनी चाहिए, मेरे कपड़े अच्छे बिकने चाहिए, बाकी रिलायंस चाहे भाड़ में जाए, मेरे को उससे मतलब नहीं है। ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली एंड दे फेल टू कीप देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, कि हम सब रिलायंस के, हमारे मुकेश अंबानी जी की पार्ट है। तो ये पॉइंट बेटा ऐसा है, ये डिसएडवांटेज ऐसा है जो हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी था और हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर में भी है। वहाँ पे भी जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड थे वो केवल खुद के डिपार्टमेंट से मतलब रख रहे थे, और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको दरकिनार कर दिए थे। द लास्ट इज कॉन्फ्लिक्ट, ये वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है। बेटा यहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट में लड़ाई हो सकती है। ये तो है बेटा हमारी रिलायंस फ्रेश की हेड और ये है रेमंड्स का हेड, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है कि तुमको ज़्यादा पैसा दे दिया मुकेश अंबानी जी ने, हमको ज़्यादा पैसा चाहिए था, हमको नई रिलायंस फ्रेश की ये दुकान खोलनी थी, हमको ये रॉ मटेरियल खरीदने थे। तो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिपार्टमेंट्स ऑन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। आज की क्लास बहुत लंबी थी, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि आपको हर पॉइंट अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में समझ में आए, ताकि आप कोई भी पॉइंट को भूलो नहीं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।